जो लोग रेप केसेस में जेल में हैं, अदालत को उनके खिलाफ जल्द अज जल्द फैसला लेने पर मजबूर करो, वरना जो मैं करूँगा वो उन मुजरिमों को तबाह करेगा, मगर तुम्हें भी कहीं का नहीं छोड़ेगा। एमपीए ने कपकपाते जिस्म के साथ जल्दी ही इस्बात में सर को हिलाया, मगर उसे देखे बगैर ड्रैगो टेरेस की जानिब बढ़ा और पल में वहाँ से गायब हुआ। एमपीए भागकर टेरेस पर आया और इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद ड्रैगो के आने और खामोशी से चले जाने पर डर गया और कदम भागने के अंदाज में अपने मोबाइल की जानिब बढ़ाए नज़रें टेप पर चलती अपने बेटे की वीडियो थी, जिसमें वो अपने बाप के कारनामे बता रहा था। कहाँ मर गए थे सालों, यहाँ मेरी नींदें हराम हो गई हैं, तुम लोग मरे हुए हो। कल मेरे टेबल पर रेप, मर्डर, जिन जिन इलाकों से लोगों की दरख्वास्तें आई हैं, सब मौजूद और मीडिया पे बकवास बंद करो, जो कहा है वो करो, वरना तैयार हो जाओ अपने अंजाम के लिए। बिना दूसरे बंदे की आवाज़ सुने ही फ़ोन रख कर सर थाम लिया, क्योंकि ड्रैगो ने जो भी किया था उसके बाद पुलिस और आर्मी टीम बैठी थी जिस पर उसे ये सब करने से रोकने की तजवीज़ दी गई, मगर एक आर्मी सीनियर ऑफिसर ने मना कर दिया और कहा जो वो कर रहा है करने दें, अभी उसकी वजह से मुल्क या कौम को कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ तो आर्मी है वो हैंडल कर लेगी। जिस पर पुलिस चुप हो गई और ड्रैगो को तलाश ख़त्म कर दिया, जिस पर ये खबरें गर्दिश करने लगी कि ड्रैगो आईएसआई का बंदा है। वो अगर वो सच में आईएसआई का बंदा था तो ये बात उनके लिए खतरे का बाइस थी, इसलिए एमपीए ने बिना वक्त ज़ाया किए उसकी बात पर अमल करने का सोचा, क्योंकि अगर अवाम के सामने ये बात आती तो दौलत शोहरत तो जाती, शायद ज़िंदगी भी ना बचती। अब वो एमपीए के अगले लाहे अमल तैयार कर रहा था, अपने सर हाथों में थामे। नूर बेगम का फ़ोन आया था। उनका कहना था कि तुम्हारी और मौसम की शादी एक साथ हो, उनकी बेटी भी तुर्की से आने वाली हैं, तो हम सब भी कहूँ आ जाएं। शस्ता की बात पर मानशाह ने अरूब के चेहरे से नज़रें हटाकर उन्हें देखा। इतनी दोस्ती मेरी मौसम के साथ नहीं जितनी आपकी नूर बेगम से हो गई, और आप वहाँ जाने का प्लान भी बना लिया। सिर्फ जाने का नहीं, वहाँ रहने का भी। बरखुरदार तुम्हारी माँ वहाँ जाने के लिए बैग्स तैयार कर चुकी है और कल हमें निकलना है। अब तुम और अरूब अपनी तैयारी कर लो। शादी की जो शॉपिंग है वो सलाउद्दीन साहब ने कहा है वहाँ जाकर साथ मिलकर कर लेंगे। जबकि मानशाह की ज़ेक निगाहें अरूब के चेहरे पर थीं, और फिर मानशाह के देखते ही देखते वो उठकर बिना उनकी बातों की तरफ ध्यान दिए अपने रूम में बंद हो गई। इतने साल गुजर गए मगर अरूब आज भी वही है। इतनी बार समझाया है कि इस सब में इसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी हर साल इस बात को सोचकर खुद को क्यों तकलीफ देती थी। शाइस्ता ने नाम नज़रों से अरूब के कमरे के बंद दरवाजे को देखा और कहा। मानशाह ने सख्ती से अपने जबड़े भींचे। आप उसे छोड़े, मैं देख लूँगा। आप सिर्फ ये बताएं कब तक रहने का इरादा है आपका वहाँ? मुस्कुराकर शाइस्ता बेगम की गोद में सर रखते हुए कहा। तो शाइस्ता ने नाम आंखों से मुस्कुराया। नूर बेगम ने कहा है कि गाँव देखने में भी वक्त लगेगा, वो हमें अपने इर्द गिर्द के गाँव दिखाएंगी, तो इसलिए जल्दी आना होगा हमें। और फिर 1 माह बाद शादी है। शादी के बाद तुम्हें और मौसम को सैर के लिए भेजकर हम सब उम्रे पर जाएंगे। मानशाह के बालों में उंगलियां फेरते कहा। मैं मौसम के साथ क्यों सैर पर जाऊंगा? शादी के बाद तो मुझे अपनी बीवी के साथ हनीमून जाना चाहिए ना कि उस चौधरी के साथ सैर पर। वही मतलब था मेरा, बस तुम्हारी बेशरम नहीं हो तुम्हारी तरह जो मुँह फाड़ कर हनीमून कहती फिरो। मानशाह का सर अपनी गोद से हटाते हुए कहा। क्यों, बाबा ने भी आपसे यही कहा था कि जाने मन हम सैर पर जा रहे हैं? जबकि मानशाह कंधे अचकाकर अपने कमरे में बंद हो गया। अरूब की आंख अपने कमरे में हो रही खटपट से खुली और हाथ बढ़ाकर सारे लैंप ऑन करके सामने देखा तो मानशा टेबल पर केक रखकर कैंडल चला रहा था। रूप कंफर्टर हटाकर बेड से उठी, मानशा के करीब नीचे ज़मीन पर घुटनों के बल बैठी। केक को देखकर उसकी आंखों में पानी आ गए। चेरी चीज़ केक जिस पर खूबसूरती से हैप्पी बर्थडे मिसेस मानशा लिखा हुआ था, जिसे देखकर रूप ने वहाँ उठना चाहा। ये सब क्यों कर रहे हो माँ, जबकि तुम जानते हो मुझे कोई खुशी नहीं है अपने पैदा होने की। सब कुछ खो दिया था मैंने इस मनहूस दिन की वजह से। अब एक लफ्ज़ फजूल ना सुनूं मैं अरूब। आज तक इस बात पर तुम्हारा ड्रामा बर्दाश्त किया है मैंने, क्योंकि कोई हक़ नहीं था तुम पर। अब तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी ज़िंदगी मेरा हक़ है, तुम्हारी ज़िंदगी पर मेरा हक़ है, और ये दिन मुझे अपनी ज़िंदगी के हर दिन से ज़्यादा अजीज़ है। इस दिन तुम्हें मेरा नसीब बनाकर इस दुनिया में भेजा गया था, और मैं तुम्हारी किसी भी फिजिकल सोच की नज़र उसे हरगिज़ नहीं करूँगा, इसलिए चुपचाप केक काटो। अरूब की नम आंखों पर अपने लाभ रखते सर्द लहजे में कहा कि अरूब का रुख टेबल की तरफ करके पुश्ते अपने हज़ार में लेकर ज़बरदस्ती केक काटा, जबकि अरूब भीगी आंगू से केक पर जल्दी कैंडल को देख रही थी। थैंक यू for coming into this world for me. I don't care what you think, but I just want to say, finding you, I considered myself the luckiest person in the world.
अरूप के मुख में एक केक का टुकड़ा डाल दिया। मोहब्बत से चुलहजे में सरगोशी करके अरूप के होंठों को नरमी से छुआ। तुम केक कैसे ये कैसे कट सकते हो? मेरी वजह से मामा पापा मर गए। मैं ना ज़िद करती तो वो घर से बाहर ना जाते। मेरी वजह से, मेरी बर्थडे को बाहर सेलिब्रेट करने की ज़िद की वजह से वो इस दुनिया से चले गए। मैंने क्यों ज़िद की? मान, मैं नहीं भूल पाती उस दिन को। काश उनके साथ मैं भी मर। मानशाह की गर्दन पर चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोती वो मानशाह को अंगारों पर घसीट गई थी। रूप की आखिरी बात पर मान ने तड़प कर उसके चेहरे पर हाथ रखे। दुनिया में एक दिन में हज़ारों लाखों बच्चे पैदा होते हैं और हज़ारों से ज़्यादा लोग मरते भी हैं। अरूप, तो क्या वो मरने वाले उन पैदा होने वालों की वजह से मर गए? ऐसा नहीं है ना अरू। हर कोई इस दुनिया में आने वाला अपनी वापसी का वक्त लिखवा कर आया है। जो आया है उसे जाना भी है। हर इंसान की मौत अल्लाह ने किसी न किसी तरीके से लिखी हुई है, मगर कोई दूसरा शख्स उसकी वजह नहीं हो सकता। तुम कैसे इस तरह सोच कर खुद को और मुझे तकलीफ़ दे सकती हो? उनकी मौत ऐसे ही लिखी थी। तुम ज़िद ना भी करती तो वजह कुछ और होती, मगर उन्हें उसी दिन जाना था। Every passing moment makes me realize how important Arup Shah is to the survival of Yaman Shah. Sorry, Man Shah. You don't know how exhaust my heart is to go down from your body to your soul. मैं हाँ दिलो जान से तुम पर फिदा हो रहा हूँ और तुम ऐसी बातें करके मुझे मारने पर तुली हो। थोड़ी मानशाह के सीने पर टकाकर अपने नम ग्रीन आंखों से मानशाह को देखा। मेरा गिफ्ट या बस केक पर ही ठरका रही हो? मानशाह ने सख्त नज़रों से अब अरूप को देखा और फिर बिना अरूप को समझने का मौका दिए अपनी बाहों में भर लिया। अरूप की पुश्त को सीने में भींचकर पॉकेट में हाथ डालकर एक पेंडेंट निकालकर अरूप की गर्दन से बाल हटाकर वो पेंडेंट अरूप की गर्दन में पहना दिया, जो कि डायमंड का बहुत खूबसूरत पेंडेंट था जिस पर चांद और सितारे बने हुए थे और पेंडेंट की बैक साइड पर मिसेस मानशाह लिखा हुआ था। ये बहुत ही खूबसूरत है, मान नम लहजे में मान से कहा तो जो थोड़ी अरूप के कंधे पर टिकाए आंखों में जज्बात का ठाटे मारता समुंदर लिए अरूप के चेहरे पर बिखरे खुशी के रंग देख रहा था। कभी कभी जो ऐसे मेहरबान होते हो तो लगता है कि मेरा शोहर भी कोई इंसान है, वरना तो अंगारे चबाते रहते हो और मुझे लगता है किसी इंसान से नहीं जिनसे शादी हो गई है मेरी। अब इस अरूप की बात पर मानशाह ने उसे घूर कर देखा। ये ज़ुबान कुछ ज़्यादा ही नहीं चल रही तुम्हारी? कोई ज़ुबान नहीं चल रही मेरी, बस तुम पाँव चलाओ अपने और निकलो यहाँ से। मुझे पैकिंग भी करनी है अपनी। क्यों जाऊँ मैं यहाँ से? जो करना है कर लो। नहीं जाने वाला, मैं यही रहने वाला हूँ। सारी रात तुम्हारे करीब रहकर गुजारना चाहता हूँ और तुम्हारे हुक्म का गुलाम नहीं हूँ मैं। जब आया अपनी मर्ज़ी से हो चला जाऊँगा। आया अपनी मर्ज़ी से होना तो अपनी मर्ज़ी से ही चला जाऊँगा। और इस दिन मेरी बात समझ नहीं आई थी। तुम ना सुनो, तुम्हारे मुँह से मैं अब दबे दबे लहजे में वो गला कर बोला। वाकई में पल में इंसान से जिन बनने का हुनर जानता था शायद। अपना हुश्क बढ़ता हलक तर करके अपना दायां हाथ मानशाह के गाल पर टकाया। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा मान, आपसे आप ही और भाई जाग रहे होंगे इसलिए कह रही हूँ कि वो कुछ देखकर कुछ गलत ना सोचें। तो रूप की बात में मानशाह का गुस्सा 7वें स्थान पर पहुंच गया। रूप को खा जाने वाली नज़र से उसने उसे देखा। मेरे सामने अपनी ज़ुबान को सिर्फ मुझसे प्यार भरी बातें करने के लिए इस्तेमाल किया करो, ना कि उस्तानी की तरह लेक्चर झाड़ने के लिए, क्योंकि एक दूध पिता बच्चा नहीं हूँ मैं जिसे दुनिया की समझ नहीं। मगेतर के पास नहीं, मनकूहा के पास आया हूँ। भाड़ में जाए जिसे जो सोचना है सोचे, और बाहर में जाए तुम्हारे ये रस्म रवाजों वाले एक्सक्यूज़ नहीं फॉलो करने मुझे इन्हें। निकाह में हो तो मेरे इतना काफ़ी है मेरे लिए, बाकी रस्म रवाज जो खुद निभाती रहो। आई डोंट केयर अबाउट देम। यू आर माई वाइफ एंड आई वॉन्ट यू, जस्ट वॉन्ट यू एंड दिस इज़ इनफ। मैं चाहे बर्थडे सेलिब्रेट करूँ या सुहागरात, मेरी मर्ज़ी। अगर तुमने ज़्यादा चूँच राखी तो तुम्हारी खैर नहीं। मानशाह का ऐसा इरादा तो नहीं था, मगर रुक के हर बार खुद से दूर जाने वाली बात पर उसे पतंगे लग गए थे। जब उसे कह चुका था कि वो रुखसत तक उसे टाइम देगा, तो ये बात बार बार उसे दोहराने की क्या ज़रूरत थी? क्या वो उसे नफ्स का मारा या अपनी ज़ुबान से मुकरने वाला समझती है? अरूप को बेड पर पटकने वाले अंदाज में लिटाया और अपना सारा बोझ अरूप पर डाल दिया। अब भेज कर दिखाओ मुझे, अगर तुमसे दूर हूँ तो तुम्हारी बात का एहतराम करते हुए, वरना दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरी बीवी से दूर नहीं कर सकती। ना ही ये सो कौन लोगों की सोच के रुखसती नहीं हुई। मेरी नज़र में सिर्फ निकाह अहमियत का हामिल है जो मैं तुमसे कर चुका हूँ, एंड दैट्स इट। मानशाह की शिद्दत पर अरूप के होंठों से निकलने वाली सिसकी पर मान ने नज़रें उठाकर अरूप की जानिब देखा। लेक्चर से दिल नहीं भरा कि अब ये आंसू बहाना शुरू कर दिए हैं?
अब तक बीवी से ज़्यादा तो तुम मेरी उस्तानी बनी हो। अब तो मुझे भी लगने लगा है तुम्हें बीवी नहीं मेरी उस्तानी बनने का ज़्यादा शौक़ है। तो मान तुम सच में कोई जिन ही हो। मैंने नॉर्मल सी बात की थी कि जाओ मुझे पैकिंग करनी है, क्योंकि मैं थकी हुई थी। अगर तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे तो आराम से कह देते। मैं क्या तुम्हें धक्के देकर निकाल रही थी? और अगर मैं ऐसा कर भी रही थी तो तुम्हें लगता है तुम्हारे इस दीवानामा वजूद को मैं धक्के देकर निकाल सकती थी? मैं तुमसे दूर नहीं रह पाता रूप, मुझसे नहीं रहा जाता यार। मेरा दिल करता है तुम्हें खुद में छुपा कर रख लूँ, या फिर तुम मैं कहीं छुप जाऊँ। और प्लीज़ जो पहले तुमने अपने लिए लव इस्तेमाल किया लव, वो अब आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से ना सुनूँ। रूप, तुम्हें नहीं अंदाज़ा तुम्हारा इस दुनिया में आना मेरे लिए किस नेमत या रहमत से कम नहीं है। मुझे लगता है मुझे दोबारा ज़िंदगी से नवाजा गया है। एक तब जब तुम दुनिया में मेरे लिए आई, और एक तब जब तुम्हें मेरा बना दिया गया। जब ऐसी बातें करते हो तो सीधा दिल पर लगते हो। अरूप ने अब आबरू चुकाई। दिल पर तो अभी मैं लगा नहीं हूँ। जिस दिन लग गया ना, उस दिन ये दिल और उसकी धड़कनें तुम्हारे काबू में नहीं रहेंगी मिसेस। अब अरूप की शक्ल सुर्ख पड़ गई, जिसे देख मानशा ने अपने होंठ दांतों तले दबाए, हाथ पीछे करके लैंप ऑफ किया और रूप की टांगों पर अपनी टांगें रखकर उसे अपनी गिरफ्त में कैद कर लिया। उफ मान, लोग पत्थर दिल होते हैं मगर तुम पत्थर जिस्म हो। रहम खाओ मुझ पर, वरना मेरी हड्डी पसली एक हो जानी है। क्या फ़ायदा इतना लड़ने झगड़ने का जब आखिर अपनी औकात पर आना होता है। तो मानशा के सीने पर हाथ रखे उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में मानशा ने अपनी गिरफ्त सख्त करके चेहरा रूप की गर्दन में छुपा लिया। कौन सी औकात, इंसानों वाली या जानवरों वाली? अरूप के जवाब पर दांत पीसे उसने। शोहरों वाली, एक लफ्ज़ी जवाब देकर आंखें ज़ोर से मींच लीं। तुम्हारे कहने का मतलब शोहर इंसानों वाली कैटेगरी में नहीं है? दांत पीसते अपने इश्तार पर काबू पाते हुए कहा। इंसान नहीं तो मतलब फिर जानवर है? अरूप के सर हिलाने पर चिल्लाते हुए कहा। हाँ नहीं, उफ मान, मैं कुछ नहीं कह रही। बेसख्ता निकलने वाले अल्फाज पर रूप ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। कुछ देर तो मानशा घूर कर उसे देखता रहा। मानशा की दहकती सांसों की तपश अपनी गर्दन पर महसूस करके रूप को अपने दिल बेकाबू महसूस हुआ, मगर नींद में भी मानशा के होंठों का लम्स अपने चेहरे पर महसूस हो रहा था। अरूप की नींद का यकीन करके मानशा ने अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया। उसे लैंप ऑन करके रूप के चेहरे को देखा, जो पिंक कलर की नाइट ड्रेस पहने, गुलाबी गालों और भरे भरे गुलाबी होंठों के साथ कोई नाजुक परी लग रही थी। अरूप की गर्दन पर अपनी शिद्दतों के निशान वहाँ देख नरमी से अपने लब रखे। एक नज़र रूप के पेंडेंट को देख अपना मोबाइल निकाला और रूप के पेंडेंट की लोकेशन अपने मोबाइल पर ऑन की तो पेंडेंट में लगा हिडन कैमरा भी ऑन हो गया। मोबाइल पॉकेट में रखकर एक नज़र रूप को देखा, जिसका एक हाथ मानशा के सीने पर मौजूद था। रूप का हाथ थाम कर अपने होंठों से लगाकर बेड से उतरा, साइड लैंप ऑन किया और खिड़की खोलकर वहाँ से निकलता चला गया। ये तूने फिर सफ़ेद जोड़ा पहन लिया हयात? नूर बेगम ने घूरकर सख्त लहजे में कहा तो सलाहुद्दीन साहब का कहका गूंजा। अब रोना शुरू कर दे, मुझे तो इस लड़के पर हैरत हो रही है। पहले खुद सारी उम्र दूरंगों से आगे नहीं बढ़ा, अब मेरी धी को भी इस काम पर लगा दिया। कितनी सोहनी लगती थी जब रंग बिरंगे कपड़े पहनकर इस घर में चलती फिरती, तो मैं कहती थी मेरी आंगन की तितली है हयात, मगर अल्लाह पूछे मौसम से मेरी बच्ची को सफ़ेद बिना रंगों वाली तितली बना दिया। हयात ने मुंह फेर कर नाराज़गी का इजहार किया। इस वक्त वो तीनों हवेली के सहन में बैठे थे। पहले तो मौसम ज़ोहर असर के बाद घर का चक्कर लगा लेता था, मगर जब से सरदार बना था तब से बहुत कम घर आता था। रात को भी जब सो जाते तो उस वक्त मौसम चौधरी की वापसी होती और हयात उसका इंतज़ार के सूले पर लटके जाकर मौसम का इंतज़ार करती, और मौसम चौधरी ने भी उसे इंतज़ार करने से मना नहीं किया था, क्योंकि उसे पसंद था जब वो कमरे में कदम रखता था तो हयात अपनी नींद भूलकर चहकती हुई मौसम के सीने से लगती, जिस पर मौसम चौधरी को अपनी दिन भर की थकावट ज़ाहिर होती महसूस होती। हयात को बाहों में भरे अब सब कुछ फरामोश कर जाता था। क्या बेगम, अगर बच्ची को एतराज़ नहीं तो आप क्यों कह रही हैं? अच्छी बात है, अगर वो अपने शोर के रंग में रंगना शुरू हो गई है तो। अरे हाँ, रात में उठी तो जग में पानी नहीं था, तो सोचा और बावर्ची खाने से ले आओ। जैसे ही बाहर निकली तो नजरें सहन पर पीठ किए खड़े दो लोगों को देख मेरी तो जान निकल गई। सफ़ेद लिबास पहना हुआ था दोनों ने, लड़की के बाल कमर पर झूल रहे थे। मुझे लगा मेरी हवेली में जिन भूतों का साया हो गया है, मगर मौसम की गर्जदार आवाज़ गूंजी तो मेरी सांस बहाल हुई। दिल या जाकर लगा दूँ लैला मजनू को, जो आधी रात सफ़ेद जोड़े पहनकर भूत बने सहन में घूम रहे थे। मेरा तो दिल बंद करवा देना था इन्होंने। मैं यही पहनूंगी जिसे जो लगता है लगे। सलाहुद्दीन साहब का हाथ अपने कंधे से हटाकर रोते हुए कहा तो नूर बेगम ने घूरकर हयात को देखा। मैं इतने जोड़े लाई हूँ ना, अगर शोहर के अलावा माँ की भी कोई अहमियत है ना, जाकर पहन कर आ। नूर बेगम ने नाक से मक्खी उड़ाते हुए कहा।
तो हयात ने खुद को एक नज़र देखा। वाइट कलर की कमीज़ के साथ वाइट ही कैपरी पहने, साथ ऑरेंज कलर का दुपट्टा लिए वो कांच की गुड़िया लग रही थी। मगर नूर बेगम की बात सुनकर वहाँ से तन-फन करती चेंज करने के लिए चली गई, क्योंकि उनकी बात भी सच थी, क्योंकि वो मौसम चौधरी को अच्छी लगने के लिए सिर्फ 2 ही रंग पहन रही थी और नूर बेगम के इतने लाए गए कपड़ों को उसने देखा भी नहीं था। अल्लाह खुश रखे मेरी धी को, दुनिया जहान की सारी खुशियाँ इसके नसीब में हों। मौसम चौधरी ने जैसे ही बगीचे में कदम रखा, नजरें दाएं जानिब झूले पर मुंह फैलाकर बैठी हयात पर पड़ी, जो ऑरेंज कलर की फ्रॉक पहने जिस पर गोल्डन कलर का काम हुआ था, हाथों में भर भर कर कांच की सुर्ख और नारंगी चूड़ियाँ पहने, होंठों पर रेड लिपस्टिक लगाए मौसम चौधरी के दिल में उतर रही थी। वो डेरे पर काम में मसरूफ था, तभी वहाँ सलाहुद्दीन साहब ने आकर उसे हवेली जाने का कहा और बताया कि नूर बेगम से हयात की क्लास लगी है कि वो सिर्फ सफ़ेद रंग क्यों पहने रही है, जिससे सुन मौसम को धचका लगा और उसे याद है वो काफ़ी दिनों से उसे सफ़ेद रंग के कपड़ों में देख रहा था, मगर वो तो उसके चेहरे पर खुले अपनी कुर्बत के रंगों से ज़्यादा उन पर ध्यान नहीं दे पाया। मगर अब जब सलाहुद्दीन साहब ने बताया तो मौसम चौधरी को अनजानी सी खुशी हुई। दिल हयात की इस कदर मोहब्बत पर असरार कर रहा था, वो काफ़ी मसरूफ़ रहने लगा था और हयात को भी वक्त नहीं दे पा रहा था। मगर वो ये सब हयात के लिए कर रहा था कि शादी से पहले पहले सब काम ख़त्म हो जाए, ताकि वो सुकून से अपनी हनीमून पर जा सके। हयात को गहरी सोच में गुम पाकर मौसम ने कदम हयात की जानिब बढ़ाए, अपनी अजरक कंधों से उतारकर हाथ में पकड़े हयात के करीब जाकर खड़ा हुआ। मौसम चौधरी की खुशबू को महसूस करके हयात ने यूं ही सर उठाया, नजरें मौसम चौधरी के वजह चेहरे पर पड़ी। हयात के देखने पर मौसम चौधरी ने झुककर अपने लब हयात के माथे पर रखे और आगे बढ़कर झूले पर बैठकर अपने पाँव पर ऊपर करके सर हयात की गोद में रखकर करवट बदल कर चेहरा हयात के पेट में छुपा लिया और दोनों हाथों को हयात की कमर के गिर्द बांधकर आंखें मूंद ली, जबकि मौसम चौधरी के सरकत पर हयात का दिल 200 की स्पीड पर धड़का। अपना कपकपाते हाथ मौसम के बालों में फेरा तो मौसम को अपने रगो रूप में सुकून महसूस हुआ। मौसम थक गए हैं तो कमरे में चलकर आराम कर लें। आराम ही तो कर रहा हूँ, मेरा सुकून और चैन तो मेरी बीवी में है। तुम्हें देखकर मुझे दुनिया भूल जाती है, ये थकावट क्या चीज़ है। तुम मुझे हर रंग में अच्छी लगती हो हयात, मुझे अच्छा लगने के लिए तुम्हें खुद को एक रंग का पाबंद करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ मैं अपनी मोहब्बतों के रंग दिखना चाहता हूँ, इसके अलावा तुम जो भी रंग पहनो, ये चौधरी दिलो जान से तुम पर कुर्बान है। मौसम बाबा तो इतने मसरूफ़ नहीं होते थे और ना कभी रात को घर से बाहर ही रहते थे, फिर आप क्यों इतने मसरूफ़ हैं? तुम्हें कैसे पता मैं घर से बाहर था? अब वो उसे क्या बताती कि उसे आदत हो चुकी है मौसम चौधरी के हसार में सोने की, सुकून भरी नींद की, और जब वो रात को हयात को अपने हसार से दूर करता है तो बेसुकूनी उसे अपनी लपेट में ले लेती है। वो जब आप मेरे पास नहीं होते तो मेरी आँख खुल जाती है, उसने कपकपाते होंठों से कहा। खाना खा लिया आपने? याद आने पर हयात ने अपने सर ही को हिलाते हुए इसने फ़िक्रमंदी से पूछा। मैं कुछ लाया था तुम्हारे लिए। उसने जेब में हाथ डालकर सामने किया तो हयात की आंखें खुशी से चमक उठी। गुलाब के खूबसूरत गजरे देख हयात का बस नहीं चल रहा था कि चूमना शुरू कर दे। लो मैं पहना दूँ। उठकर हयात के हाथ से गजरे थामते हुए कहा तो हयात ने इस बात पे सर हिलाया। मौसम चौधरी ने मुस्कुराकर हयात को गजरे पहनाए। चलो मैं फ़्रेश हो जाऊँ, तुम कपड़े निकाल दो, खेतों में गया था तो ख़राब हो गया, फिर मगरिब हो जानी, नमाज के लिए जाना है। झट से हाँ मैं सर हिलाकर कदम मौसम चौधरी के साथ बढ़ाए, जिसे देख मौसम चौधरी के होंठों पर मुस्कुराहट आई। मौसम मुझे कुछ और भी मंगवाना था, रूम में दाखिल होते हुए कहा, जो कबर्ड से मौसम के कपड़े निकाल रही थी। अपनी घड़ी उतारकर ड्रेसिंग में रखी और कुर्ता उतारकर बेड पर उछाला। क्या चाहिए बताओ, मैं लेता हुआ आऊँगा। मौसम वो पहले नीलो ला देती थी ना, मगर अब वो नहीं है, और आपने जो शहर से मुलाजमा बुलाई है वो मुझे कुछ नहीं ला कर देती, मेरी एक बात नहीं मानती, कुछ कहो तो कहती है सरदार साहब के ऑर्डर हैं, आपको ये नहीं देना। काम चोर है ना वो, और नाम आपका इस्तेमाल करती है। वो काम चोर नहीं, तुम्हारी फरमाइशें ही ऐसी हैं। मतलब आप भी नहीं ला कर देंगे? अच्छा बताओ क्या चाहिए। कोई अच्छी चीज़ हुई जिससे तुम्हारी तबीयत ख़राब ना हो तो ले आऊँगा। अपना मोबाइल निकाल कर मैसेज देखते हुए कहा। मुझे समझ नहीं आता, बीवी बनाया या बच्ची गोद ली है जो सेहत की फ़िक्र पड़ जाती है आप शोहरों को। मुझे अपनी सेहत का ख्याल है। अब मेरा खट्टा मीठा खाने का दिल करता है तो क्या मर जाऊँ? हद होती है किसी बात की। ये ना खाओ, वो ना खाओ, जहर खा लो, इससे अच्छा तो इतने दिन हो गए कोई खट्टी मीठी चीज़ खाने का दिल कर रहा है। अचार था, वो मैंने माँ जी से चुप कर खा लिया। अब उसके अलावा मेरे घर की कोई चीज़ खाने का दिल नहीं कर रहा, और शोहर से कह दो तो 100 बहाने तबीयत ख़राब ना हो जाए। तबीयत को कुछ हो ना हो, तरस कर बंदा मर जाए। ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी अपनी और मौसम की चीज़ों को पटकते हुए कहा। दिल में मीठी सी गुदगुदी हुई, आंखों के चमक में इजाफा हुआ।
जो अब अपना दुपट्टा उतार कर बेड पर फेंकती, चूड़ियों को उतारती जहाँ बजा फेंक रही थी। मौसम एक ही जुस्त में हयात तक पहुंचा और उसकी कलाई को थाम कर झटका देकर हयात को अपने सीने में भींच लिया। अच्छा यार, ला कर दूंगा। गुस्सा किस बात पर कर रही है? और ये देखो क्या हालत की है तुमने कमरे की। जो बात वो पूछना चाहता था उसका इरादा तुर्क करके पहले अपनी बीवी को पुरसकून करने की कोशिश की, जो पल में ही जिलाद बन चुकी थी। छोड़ें मुझे मौसम, बातें बनाना कोई आपसे सीखे। बीवी के लिए मुलाजमा कम और नवाले गिनने वाली ज़्यादा रख दिया। मजाल है जो वो मुझे कोई बाहर की चीज़ खाने दे। आपने जो आज़म चौधरी की हालत की, अब तो डर कर इरम भी नहीं आती जो उससे मंगवा लूँ। ये है आपका प्यार जिसे मेरी भूख की मेरा क्या खाने का दिल करा, इस बात की कोई फिक्र ही नहीं है। अच्छा रुको भी, तुम जो कहोगे वही ला कर दूंगा, इसलिए नाराज़गी ख़त्म करो। और इस तरह गुस्सा करके तुम मेरे जज्बात जगा रही हो। हयात की इस हरकत पर मौसम चौधरी को ताव तो बहुत आया, मगर बालों में हाथ फेर कर खुद पर जब्त किया और टॉवल लेकर वॉशरूम में गया। 20 मिनट बाद बाहर आया, नजरें बेड पर मुंह फैलाकर बैठी अपनी ज़िंदगी पर गई तो गहरी सांस भरकर हयात के जानिब बढ़ाए कदम। हयात को अपनी बाहों में भरकर ड्रेसिंग टेबल पर बैठाया और अपना सफ़ेद कुर्ता पहनकर बटन बांध किए। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? मतलब कोई वीकनेस या चक्कर तो नहीं फील हो रहे? दिल तो नहीं घबरा रहा आजकल? पेट में कहीं दर्द वगैरह तो नहीं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। पेट में तो नहीं, आपकी बातों से दिल में दर्द हो रहा है। और जितने प्यार से आप मेरी बीमारी का पूछ रहे हैं, मुझे लगता है मैं जल्द हो जाऊँगी। दांत पीसते हुए दबी दबी आवाज़ में चिल्लाकर कहा तो मौसम ने घूर कर उसे देखा। अस्तगफुरुल्लाह हयात, मैं क्यों चाहूँगा तुम बीमार हो? मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। और फिक्र मत करो, मैं सब कुछ लेता हुआ आऊँगा। अब मेरे साथ नीचे जाओगी तो जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तुम खुद से ऊपर नहीं आओगे, अपनी अजरक कंधों पर डालते हुए कहा। हयात ने मुँह बसरा। चौधरी की जान, ऐसे मुँह ना बनाओ वरना मेरे लिए जाना मुश्किल हो जाएगा। और जितना लड़ना है मैं रात में आऊँगा तब लड़ लेना। मैं फ्री हो जाऊँ तो फिर तुम्हें शहर लेकर जाऊँगा। तुम भी शॉपिंग वगैरह कर लेना और मैं तुम्हारा चेकअप करवा लूँगा। अगर दोबारा हयात से कहता उसने सच में मौसम को अपनी सेहत का दुश्मन बनाने लगा था। जबकि हयात मौसम चौधरी की इतनी सुस्ती पर हैरान थी। कहाँ वो पहले खरगोश की तरह छलांगे लगाता सीढ़ियाँ चढ़ता उतरता था बकौल हयात, और अब एक कदम सोच सोच कर रख रहा था। जबकि हयात के हाथ पर गिरफ्त सख्त से सख्त होती जा रही थी। जो इंतजाम कहे थे वो हो गया ना? आसिम चौधरी के मुलाजिम ने आहिस्ता आवाज़ में कहा। मुझे समझ नहीं आ रही, जब आसिम चौधरी शहर अस्पताल में पड़ा है तो हमें ये सब करने की क्या ज़रूरत है? क्या क्या पता उसका इरादा बदल गया हो। और तुमने देखा नहीं कि मौसम ने आसिम चौधरी का क्या हाल किया है? अगर उस बारे में उसे भनक भी लग गई कि ये सब हमने किया है तो हमारी लाशें भी किसी को नहीं मिलेंगी। दिमाग ख़राब है। आसिम चौधरी का इरादा बदला नहीं, पुख्ता हुआ होगा। और उसने पहले ही मौसम के सरदार बनने के 2 हफ्तों बाद ये काम करने को कहा था। हम पहले ही 1 हफ्ता लेट हैं और ये बड़े लोगों की दुश्मनी, हम क्या कर सकते हैं? हम तो बस हुक्म के ग़ुलाम हैं। तो बस ये नशा पकड़ किस में मिला कर देना है। वो मौसम चौधरी तो चखने से पहले बू सी चीज़ का पता लगा लेता है। अगर उसे मालूम हो गया तो ना ही उसकी खुशबू है ना ही कोई जायका है। 1 चम्मच पानी में ये पूरी बोतल भी मिला दोगे, पानी का जायका वैसा का वैसा रहेगा। बस पीने वाला इंसान फिर इंसान नहीं रहता। और ये नशा उसे पल में इंसान से शैतान बनाने की ताकत रखता है। और जब बंदा भी मौसम जैसा हो तो सोचो वो शैतान बनेगा तो क्या कहर ढाएगा। उसका ये कहर उसकी सारी हस्ती को मिटा देगा। चलो देखते हैं कौन किस पर कहर ढाता है और कौन इससे नाबूद होता है। अपने चेहरे को रुमाल से ढांपते हुए कदम खेतों से बाहर रखे। वो चारों इस वक्त हवेली के बागीचे में बैठे एक दूसरे से बातों में मसरूफ़ थे। मकरम शाह शाइस्ता बेगम सबों के वक्त ही हवेली पहुंच गए, जबकि मान शाह और गरूब एक साथ घर से निकले थे। मगर वो शाम 4 बजे के करीब हवेली पहुंचे। मान शाह का सारे रास्ते रूप को तंग करना, और जब वो मान शाह की बात ना मानती तो वो कार रोककर सर सीट की पुश से टकाकर आंखें मूंद लेता और फिर रूप को इसकी बात माननी पड़ती। अरूप को तो यकीन था कि आज की तारीख में वो लोग हवेली नहीं पहुंच सकेंगे, मगर वो तो मौसम की मेहरबानी थी जिसने फ़ोन पर मानशाह की ग्लास लगाई। वो फिर 2 घंटे का सफ़र 1 घंटे में तय करके वो दोनों हवेली पहुंचे। बगीचे में खास पर उपसत कालीन बिछाए, कालीन के इर्द गिर्द गाँव तकिए रखे वो चारों बातें करने में मसरूफ़। अरूप लाइट पैरेट कलर की शर्ट के साथ वाइट कैपरी पहने, मानशाह वाइट कलर का कुर्ता शलवार पहने, कुर्ते के बाजू को कोनियों तक फोल्ड किए रूप के साथ जुड़कर बैठा, जबकि उनके सामने मैरून कलर के काम वाले जूड़े में हयात हाथों में सिर चूड़ियाँ भरकर पहने, रेड लिपस्टिक लगाए, कानों में छोटी छोटी बालियाँ पहने मौसम के साथ बैठी थी। मौसम सफ़ेद लिबास कंधों पर भूरी रंग के अजरक डाले गाँव तकिए से टेक लगाए हयात के मासूम बातों पर मुस्कुरा रहा था। तुम्हें हयात से कब मोहब्बत हुई? जबकि मौसम चौधरी ने घूरकर मानशाह को देखा, जो अब बत्तीसी की नुमाइश करता अपने बालों में हाथ फेर रहा था। मगर तभी अपने हाथों पर मौसम के हाथों को देखकर धक से रह गई वो। जब बाबा 2 साल की रोती हुई ज़ख्मी बच्ची को घर लाए
जिसकी ग्रे ग्रीन आंखें आंसू से भरी हुई थीं और चेहरे पर जा बजा खून लगा हुआ था, जो मुझे देखते देखते ऊंची ऊंची आवाज़ में रोना शुरू हो गई। तो बाबा ने मुझे पकड़ाया कि मैं इसे चुप करवाऊँ, जिस पर मुझे हैरत हुई कि जो मुझे देख कर रो रही है वो मुझसे क्यों चुप करेगी। मगर जैसे ही मैंने उठाकर गले लगाया तो वो छोटी सी बच्ची मेरी गर्दन में मुँह छुपाकर रोती हुई सो गई। वो शायद पहली बार था कि मैंने किसी बच्ची को उठाया था, वो भी मिट्टी और खून से भरे कपड़ों समेत। हालांकि मैं उस वक्त बहुत अनापरस्त हुआ करता था। मैं किसी से बात करने में पहल करना अपनी तौहीन समझता था, मगर हयात के मुंह से एक लफ्ज़ सुनने के लिए मैं उसके साथ हज़ारों बातें किया करता था। और आहिस्ता आहिस्ता मेरी अना हयात के आगे ख़त्म होने लगी। मैं हर वो चीज़ करने लगा जो हयात को खुशी देती थी। और जब बाबा ने कहा कि एक दिन ये भी आपा लोगों की तरह रुखसत होकर चली जाएगी, तब मुझे लगा मैं सांस भी नहीं ले पाऊँगा। मगर आपा ने कहा हयात क्यों जाएगी, आप उसे मौसम की बीवी बनाकर अपने पास रख लें। तब 15 साल की उम्र में मुझे एहसास हुआ, जो मैं आज तक हयात के लिए महसूस करता था वो क्या था। उस एहसास को 15 साल की उम्र में मैं मोहब्बत का नाम दे पाया। तब मुझे एहसास हुआ कि ये छोटी सी जान किस कदर ज़रूरी है मेरे लिए। उसके साथ एक दो पल नहीं, ये चौधरी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। प्यार तो मुझे पहले भी था, मगर उस दिन से मौसम ने इश्क किया था मिसेस मौसम चौधरी से। वो जानती थी कि मौसम चौधरी उससे मोहब्बत करता है, मगर इस कदर करता है इस बात का अंदाज़ा आज हुआ था उसे। वो हमेशा किया करती थी मौसम चौधरी को तंग करना तो हयात का सबसे बड़ा मिशन होता था। हयात, इधर आओ। सामने क्यों छुप रही हो यार, जिनसे छुप रही हो ये दोनों बहुत बड़ी फिल्मी हैं, इनसे पूछो इन दोनों ने एक दूसरे को कब पसंद किया। और अपनी चादर को एक तरफ से उतारकर हयात को अपने हिसार में ले लिया। दोनों के गिर्द चादर लपेटी, जबकि हयात अभी भी शर्म से नज़रें झुकाए हुए थी। गाल हयात से दहक रहे थे। दिल चाहा कि मानशा को यहाँ से धक्के देकर निकाले और अपनी जान को खुद में छुपा ली, मगर बमुश्किल अपने बेलगाम होते जज्बात पर बांध कर हमारे नज़रों का रूप फेरा। हमें तो इनसे तब मोहब्बत हुई थी जब इन मैडम ने मुझे टीचर की तरह लेक्चर दिया था। 8 साल की उम्र में मोबाइल और टीवी देखने पर एक अच्छी हासी तकरीर शारी लगती तो ये मुझे पहले जहर ही थी, क्योंकि मामा का कहना था कि यह मोहतरमा मेरी हाला है और उनकी बात मानना मुझ पर फ़र्ज़ है। तब तो दिल करता था इस छोटी सी हाला का गला दबाकर अपनी मामा को उनके फ़राइज़ से छुटकारा दिलवा दूँ, मगर उस दिन ये बोलती हुई सीधा यहाँ दिल पर लगी और फिर कम्बख्त दिल कहीं और लग ही ना सका। तो रुक कर दिल किया मानशा का सर फाड़ दे। वैसे तो मजनू बना रहता है और यहाँ कैसे ड्रामे कर रहा है। जबकि मानशा की बात पर हयात की खिलखिलाई हुई हंसी गूंजी। मौसम चौधरी ने जान लुटाती नज़रों से हयात को देखा। हाथ हयात के कंधे से सर रखता कमर पर आया तो हयात की हंसी थामी। चोर निगाहों से मौसम चौधरी को देखा, जो मान का मजाक बना रहा था और वो मानशा को ताने दे रही थी। अपनी कमर पर रेंगते मौसम चौधरी की उंगलियों की जानलेवा लम्स पर हयात सर लहरे अपने रंग और रूप में सरायत महसूस करती हुई अभी दूर खिसकना चाहा। मौसम चौधरी ने हयात की कमर को जकड़कर अपनी जानिब खिसकाया तो हयात ने मुश्किल अपनी चीख का गला घोंटा। तुम अब मुझसे बात भी मत करना मान, किस कदर झूठे इंसान हो तुम। मतलब आप जाकर अपनी जैसी लड़के से शादी करो, मुझसे मुखातिब होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मानशा को घुरियों को महसूस करके तुमसे आपका सफ़र पल में तय किया, मगर अपनी नाराज़गी जताना भूली, जिस पर हयात मौसम चौधरी की हरकत को भूले हंसने लगी। तो मानशा ने कुछ याद आने पर हयात को चौंक कर देखा। वैसे ये बात मुझे अभी गौर करने पर पता चली कि हयात और मेरी बेगम की आंखों का कलर सेम है और आंखें भी किस कदर मिलती हैं ना, मानशा ने चौंकते हुए कहा। मौसम से कहा तो इस बात पर वहाँ बैठे तीनों नफूस ने पहलू बदला। तुम्हारी बीवी की कैसी आंखें हैं मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर अपनी बीवी को देखने और उस पर गौर करने के लिए मैं हूँ। तुम अपनी नज़रों को ये रहमत ना दो, वरना मैं तुम्हारी इन आँखों को निकालने में एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। फिर सारी उम्र अपनी बीवी की देखने को भी तरस जाओगे। वैसे भी बहुत से लोगों की शक्लें भी मिलती हैं और तुम्हारी और मेरी आईलैशेस भी मिलती हैं, तो क्या इसका मतलब भी मैं तुम्हारी बहन। रवानी से मानशा को जवाब देते आहिर में अपने मुंह पर हाथ रखकर आवाज़ का गला दबाया। छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कौन हूँ। मैं हाथ आओ ज़रा तुम मेरे। भागती हुई रूप के पीछे दौड़ लगाते हुए कहा, जो बगीचे से निकलकर हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ी। चौधरी की जान इस कदर खामोश क्यों है आज, मानशा के जाने के बाद हयात की थोड़ी को थाम कर कहा। तो हयात ने अपना सर मौसम चौधरी के सीने से टकराया, जिस पर मौसम चौधरी के होंठों पर मुस्कुराहट आई। अगर मैंने आपसे कुछ छुपाया हो और आपको पता चले तो क्या आप मुझसे नाराज़ होंगे। अगर इस बात को छुपाने से तुम पर कोई मुसीबत नहीं आती तो मुझे कोई मसला नहीं हयात, मगर वो बात अगर तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है, तुम मुझे बताना चाहती हो, तो अपने मौसम पर यकीन रखो, वो कभी तुम्हारे इस ईमान को नहीं तोड़ेगा जो तुम उस पर करके उसे अपने दिल की बात बताओगी।
चाहे वो बात बहुत ज़रूरी और बड़ी हो। तुमसे ज़रूरी और तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। तुम जब बताना चाहो मुझे बता सकती हो। तुम अब उन दोनों के पास मत बैठ जाना, उनकी बातें सारी रात ख़त्म नहीं होंगी। जाकर सो जाओ, मेरा इंतज़ार मत करना, मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगा। क्यों जा रहे हैं आप मुझसे? देखें अब तो रात की 9 बज रही हैं, ना जाएं। बाकी का काम कल कर लीजिएगा ना। हयात की इस अदा पर मौसम का दिल बेसख्त था धड़का। बाजों हयात की कमर के गिर्द लपेट लिया, इसे अपने सीने से लगाया। जाना ज़रूरी है ना होता तो मौसम की जान में कभी ना जाता। कुछ चीज़ों को उनके अंजाम तक पहुँचाना है आज, वरना देर हो जाएगी। फिक्र मत करो, लौट कर तुम्हारे पास ही आऊँगा। देखिएगा, मैं बाबा को शिकायत लगाऊंगी कि आप रोज़ रात मुझे छोड़कर डेरे पर चले जाते हैं। या तो वो आपके जाने से मना करें या फिर आप मुझे भी अपने साथ लेकर जाया करें। छोड़ कर तो नहीं जाता यार, अपने शोहर होने का फ़र्ज़ पूरा करके, तुम्हें अपने रंग में रंग कर, तुम्हें अपनी पनाहों में सिला कर फिर ही जाता हूँ ना। बाबा को शिकायत लगाऊंगी तो मुश्किल तुम्हारे लिए होगी, क्योंकि फिर मैं सारी रात तुम्हारे पास होऊंगा और फिर तुम्हारे शिकवे गिले और नींदें सब दूर कर दूँगा। आप डराने के लिए कर रहे हैं ना, तो मैं नहीं डरने वाली। अगर आप रात 12 बजे से पहले ना पहुँचे तो मैं सुबह बाबा को बता दूँगी। ठीक है, जल्दी आ जाऊँगा। और ये लो, तुम्हारे लिए ली थी, देना याद नहीं रहा। और बाकी का सामान जो तुमने मंगवाया था वो अभी ले आया हूँ। मैंने गजनफ़र के हाथ भेजा था तो वो स्टडी रूम में रख गया, वहाँ से ले लेना, ठीक है। अपनी जेब से चॉकलेट निकाल कर उसका रैपर उठाते हयात के होंठों से लगाते हुए कहा, तो हयात ने खुशी से चमकती आंखों से मौसम को देखा। दिल था कि हयात को खुद में छुपाने के लिए मचल रहा था। एक तो वो लग इस कदर खूबसूरत रही थी, मौसम को डर था कहीं उसकी नज़र ना उसे लग जाए, इसलिए चॉकलेट हयात को थमाकर अपनी जेब से पैसे निकाले और गिने बिना ही न जाने हज़ार के कितने नोट हयात के सर से वार दिए, जिस पर हयात धक से मुंह खोले मौसम को देख रही थी। हयात की तरफ ध्यान दिए बगैर मौसम ने उसका हाथ नरमी से थामा और बगीचे से बाहर कदम रखे। सुनो, ये सदके के पैसे हैं, चाहे खुद रख लो या बाहर किसी को दे देना। गुजरती हुई मुलाजमों को पैसे पकड़ाकर कहा, मुझे इंतज़ार रहेगा कि तुम कब मुझसे अपने दिल की बात शेयर करोगी और फिर मैं तुम्हें वो भी बताऊंगा जिससे तुम अनजान हो। हालांकि सबसे पहले तुम्हें इस बात से वाकिफ़ होना चाहिए था, मगर खैर तुम हो या मैं, एक ही बात है। मौसम कहाँ है भाभी? रूम में है क्या? मानशाह जो अभी नीचे से आया था हयात को दरवाजे के पास बुत बना खड़ा देख पूछा, तो हयात ने चौंक कर मानशाह को देखा। नहीं, मेरा मतलब वो डेरे पर गए हैं, उन्हें कुछ ज़रूरी काम था। अरूब भाभी कहाँ है भाई? नीचे बैठी है, दो सासों के दरमियान। अभी तो बच गई है, हाथ आ जाए मेरे, फिर बताऊंगा मैं उसे। और सुने भाभी, मैं भी मौसम के पास ही जा रहा हूँ। वैसे तो बाबा सो गई हैं, मगर मामा जाग रही, वो पूछे तो बता दीजिएगा। और अगर उन्हें पता चलता कि वो घर नहीं तो मौसम को डांट पड़नी थी, जो कि हयात को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। अरूब और ईमान के लिए मौसम ने ऊपर ही रूम सेट करवाए थे। मौसम चौधरी के सामने वाला कमरा मानशाह और उसके साथ दाएं जानिब अरूब का कमरा। मान के कमरे की लाइट्स ऑफ करके दरवाज़ा अच्छे से बंद कर दिया कि अगर कोई आए भी तो उसे लगे कि वो सो चुका है। वो अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करके कदम बेड की जानिब बढ़ाए। बेड पर बैठकर कमरे में इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाई तो नज़रें सामने सोफे पर गईं, जहाँ रोज़ मौसम चौधरी बैठकर अपना काम कर रहा होता था। दिल में बेचैनी सी बढ़ने लगी, आंखें बिला वजह नम होने लगी। दिल चाह रहा था कि वो पास हो, बातें करे, हमेशा की तरह हयात का सर अपने सीने पर रख ले। मौसम जल्दी आ जाए, मेरा दिल नहीं लग रहा। हिचकियों से वो रोते हुए लहजे में सरगोशी की और फिर औंधे मुँह लेटे नींद की वादियों में गुम हो गई। मौसम चौधरी डेरे पर आया तो आज वहाँ इरम के भाई को देख कर ठुटका। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? कुछ नहीं लाला, मैं तो गुजर रहा था तो मुनव्वर चाचा ने कहा आप कुछ दिन से इस वक्त डेरे पर आते हैं तो वो आपके लिए चाय वगैरह बनाती हैं, मगर उन्हें ज़रूरी काम से जाना था तो मुझे कहा कि मैं अंदर मेज़ पर चाय वगैरह रख दूँ। इतने फर्माबरदार तो तुम कभी अपने माँ बाप के नहीं हुए जितना आज मुनव्वर चाचा के हो रहे हो। दुआ है कि ये तुम्हारी नेक नीति ही हो, वरना तुम्हारे अंदर की बदनीति को नोच निकालूंगा मैं। ये सच था, जब से वो इसका वक्त डेरे आने लगा था तब से मुनव्वर चाचा ने घर जाने के बजाय पहले मौसम के लिए चाय वगैरह बना देता था और मौसम भी उनकी मोहब्बत देखकर इनकार नहीं कर पाता था। मौसम जैसे ही डेरे में मौजूद अपने कमरे में दाखिल हुआ तो नज़र टेबल पर पड़ी, जहाँ थर्मस में चाय पड़ी हुई थी और साथ जग में पानी पड़ा हुआ था। ट्रे में ग्लास और कपों को उल्टा कर रखा गया था और करीब रखे बाउल को ढांपा हुआ था, जिसे देखने का मौसम चौधरी के पास वक्त नहीं था, इसलिए कमरे में बनी लकड़ी की छोटी अलमारी को खोलकर कपड़े निकाले, अलमारी को लॉक किया और कमरे का दरवाज़ा लॉक करके कपड़े चेंज किए और एक तायराना निगाह इर्द गिर्द डालकर कमरे में बने पिछले दरवाजे जो कि खेतों की जानिब खुलता था उसे खोलकर बाहर आकर दरवाज़ा बंद किया और फिर अंधेरे में गुम हो गया। काशिफ जो मौसम के दरवाज़ा बंद करने के बाद बाहर डेरे की लाइट्स वगैरह बंद कर रहा था, डेरे का दरवाज़ा एक बार फिर खुलने पर हैरान हुआ कि अब कौन आ सकता है, मगर अपने सामने मौसम चौधरी के दोस्त को देखकर अपने होश पड़ते हलक को तर्क किया। ओए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर निकलो अपने। शाबाश। तो दोनों दोस्तों की इज़्ज़त अफजाई पर काशिफ ने बुरी तरह दांत कब किचकिचाए।
जबकि मानशाह जानता था कि इस वक्त मौसम अकेला डेरे पर होता है, इसका एक मुलाजिम उसके आने तक होता है और फिर चला जाता है, मगर वो मुलाजिम कोई लड़का नहीं था। ये मानशाह जानता था और वो आज मौसम के आने के बाद गया भी नहीं था। जी साहब, जा रहा हूँ, बस ये बत्तियाँ बुझा दूँ। काशिम ने डेरे में लगी लाइट्स की तरफ इशारा किया। तो मेरा पुत्र छुट्टी कर, या ये काम आज तुम्हारा सरदार कर लेगा। जबकि मानशाह सीटी की धुन बजाता कमरे की जानिब बढ़कर तो कमरे को लाख देख चुका, फिर एक ही धक्के से लकड़ी के दरवाजे को खोलता मुस्कुराकर अंदर दाखिल हुआ, मगर हाली कमरे को देखकर बुरी तरह बदमज़ा हुआ। पलंग पर बैठकर ट्रे अपनी जानिब खिसकाई, ग्लास सीधा करके पानी गिलास में डाला और एक हाथ से मोबाइल निकालकर सामने किया। एक तो इस चौधरी के गांव में आने से पहले बंदे को हर कंपनी की सिम खरीदनी चाहिए, मजाले जो नेटवर्क आ जाए। एक ही सांस में आधा गिलास खाली किया, मगर एकदम से टटक कर रुका, गिलास को अपने होंठों से जुदा किया और जो मुँह में पानी था उसे नीचे ज़मीन पर फेंका। एक झटके में खड़ा हुआ, ये पानी तो हरगिज़ नहीं है। कमरे से बाहर निकलकर अपने गले में उंगली मारकर वॉमिट की, डेरे के सहन में लगे सिंक पर जाकर हाथ धोए और कुल्ली करके वापस रूम में आया। अगर ये चौधरी के लिए था तो ये जहर नहीं हो सकता, क्योंकि वो नया सरदार बना है। उसका कत्ल करवा के ये लोग बुरी तरह फंस सकते हैं। फिर ये क्या चीज़ हो सकती है? वो इर्द गिर्द निगाह दौड़ाकर बोतल ढूंढ रहा था तो साइड पर एक बोतल नज़र आई। उसे बाहर जाकर अच्छे से धोकर वापस आया और जग वाला पानी उसमें डाला। मोबाइल निकाल कर किसी को मैसेज करने की कोशिश की, मगर मैसेज सेंड ना होने पर बाकी का पानी नीचे ज़मीन पर फेंक कर कदम बाहर की जानिब बढ़ाई। मानशाह जल्द अज हवेली पहुंचकर पता लगवाना चाहता था कि इस पानी में क्या चीज़ मिलाई गई है, मगर वो अनजान था कि हवेली जाना उससे सब कुछ छीन लेगा। और वो समझ रहा था कि वो नशे या जहर को निकाल चुका है, मगर नहीं जानता था कि वो इसके जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हो गया है। तेज़ कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ते मानशाह अपने रूम में दाखिल हुआ। इस दौरान मानशाह को अपने सर में दर्द महसूस होने लगा। कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा लॉक किया और कबर्ड से अपना बैग निकाला। ड्रेसिंग टेबल से सामान हटाकर बैग से निकाला सामान रखा। एक छोटी सी कांच की बोतल में कोई मखलूल डाला और उसमें बोतल में मौजूद पानी के कुछ कतरे डालकर हिलाया, तो कुछ देर बाद पानी सुर्ख रंग में तब्दील हो गया। ये कोई जहर नहीं है, फिर कोई नशा वगैरह, मगर मामूली नशा तो नहीं हो सकता। उस शिट, कुछ याद आने पर मानशाह ने अपना सर पकड़ लिया और भागकर कमरे का दरवाज़ा अच्छे से लॉक करके उसके आगे सोफा घसीट कर रखा। खिड़की को अच्छे से बंद करके अपना मोबाइल निकाला। मतलब ये मेरे दिमाग और हवासों को कंट्रोल करेगा। मोबाइल पर नेटवर्क ना देख मानशाह का दिल किया सब तहस नहस करके रख दे। मेरी बात सुनो, जब भी तुम ये मैसेज देखो मेरे लिए एक एंटीडोट लेते आना। मैं नहीं जानता मैं क्या करने वाला हूँ, मगर इस वक्त मेरा रूम से निकलना खतरे से हाल ही नहीं है। मेरे पूरे जिस्म में नशा फैलता जा रहा है। मैंने इसके बारे में सुना था अपने लास्ट केस में। उसे भी कोई नाम नहीं दिया गया था, मगर उसके रंग के बाइस उसे रेड कलर कहते हैं। कुछ ही लम्हों बाद मैं अपने आप में नहीं रहूँगा। ये मेरे दिमाग और दिल को काबू करेगा। फिर वो होगा जो ये नशा चाहेगा। मैं बिल्कुल ही अलग पर्सनैलिटी बन जाऊँगा। ये नशा इंसान की ताकत को नेगेटिविटी में बदल देता है। उसके बारे में सर्च करो और जल्दी एंटीडोट लेकर पहुँचो। ड्रेसिंग टेबल के मिरर में नज़र आती अपनी शहद रंग आंखों में खून छिलकाते हुए कहा और अपने दर्द से फटते सर को थाम कर नीचे बैठता चला गया। या अल्लाह, रूह अपने फटते सर और जिस्म में उठती दर्द को बमुश्किल बर्दाश्त करते जब्त आंख से आंखें मीच ली। नशा आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में सरायत करता जा रहा था। तुम्हारी टीम तैयार है, मेरे जाने के 20 मिनट बाद तुम अपनी टीम के साथ पहुँच जाना। ड्रैगो ने अपनी बात कहकर कदम अपनी बाइक की जानिब बढ़ाई और अपनी ब्लैक बाइक को जन से वहाँ से भगाकर ले गई और एक मदरसे की बैक साइड पर रुककर ड्रैगो ने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। ब्लैक कलर की पैंट के साथ ब्लैक हैडी पहने, एक चेहरे पर ब्लैक मास्क जिस पर ड्रैगो की तस्वीर बनी हुई थी, कमर पर पहने बैग को सीधा करके उसमें से एक चीज़ निकाली जो देखने में एक लोहे नमा लंबी सी वायर थी जो 2 इंच मोटी थी, जिसके दरमियान कील नमा दांत बने हुए थे। अपने दोनों हाथों में उसे लपेटकर कदम आगे बढ़ाए और मदरसे की दीवार फैलाकर अंदर दाखिल हुआ, जहाँ बैक साइड पर 3 गार्ड कुर्सी पर बैठे हुए थे। ड्रैगो बेकदमों से उनकी जानिब बढ़ा और फिर उन तीनों को समझने का मौका दिए बगैर अपनी जानिब पीठ किए बैठे गार्ड की गर्दन में वो वायर डालकर दबाव डाला तो उस गार्ड को अगली सांस लेने का मौका नहीं मिला। जबकि सामने बैठे नशे में धुत गार्ड की आंखें फाड़े इस मंजर को देख रहे थे और फिर सेकंड्स में उन्हें मौत के घाट उतारकर कदम अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ाए तो नज़र आने वाले मनाजिर को देख गुस्से से शरेआनी फटती हुई महसूस हुई, क्योंकि वहाँ हर उम्र के बच्चे को, बड़े बुजुर्ग और मर्दों को जंजीरों से बांधा हुआ था। वहाँ पहरा देने वाले गार्ड को मौत की नींद सुलाकर वापस आया और उन्हें अपने कंधे पर डालकर किसी को मैसेज किया। ओके, मैसेज रिसीव हुआ तो कुछ ही देर में 5 नकाबपोश वहाँ आए, सर के इशारे से सलाम किया और उन लाशों को उठाए खामोशी से वापस चले गए। ड्रैगो ने कदम मेन गेट की जानिब बढ़ाया और गेट खोला तो सामने मौजूद शख्स को देख वापस पलटा और दीवार चढ़कर दीवार के आगे लगे दरख्त की आड़ में छुप गया। जैसा कि नाज़रीन आप लोग देख रहे हैं, इस मदरसे नमा कुबत खाने को जहान मासूम बच्चों को सड़कों से या
ये कहकर लाया जाता है कि उन्हें इस्लाम की तालीम दी जाएगी। अच्छे बड़े शख्स को बरगला कर यहाँ लाया जाता है, उसका इलाज किया जाए। गाल हुक्कों को नज़रों में उसे नशाई साबित किया जाता है और यहाँ इलाज होने के बजाय उन मासूम बच्चों, मर्दों और यहाँ तक के बुजुर्गों से काम लिया जाता है और उन्हें जंजीरों में बांध कर रखा जाता है। और मदरसे के नाम पर चलने वाले इस गैर कानूनी इदारे के पीछे ड्रग्स का काम होता है। उन लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाकर ज़बरदस्ती उन लोगों से खिलौनों में ड्रग्स भरवाए जाते हैं और फिर उन्हें आगे स्मगल किया जाता है। आइए पूछते हैं बाबा जी से कि ये कब से है यहाँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, बताइए कितना अर्सा हो गया है आपको यहाँ और किस तरह आपको यहाँ लाया गया। वालेकुम अस्सलाम पुत्र, 10 साल हो गए। मैं बड़ा अमीर बंदा था, मेरे भाई ने दौलत वास्ते मैनू इत्थे छड्डा। ये कहते मैं पागल हाँ, मेरे रिश्तेदार सारे पागल समझते हैं। इन्होंने पैसे लेते मेरे भरा कोलू मैनू बेचारे पुत्र बड़ा मार देने। बाबा जी के हाथ जोड़कर कहने पर एंकर की आंखों में पानी आ गए। क्या आप सब इसी वजह से यहाँ आए? नहीं भाई, कुछ लोगों को उनके घर वाले ज़बरदस्ती यहाँ नशे के इलाज की नीयत से छोड़ गए। और पलट कर पूछा, नहीं, कुछ मासूम बच्चे हैं जो मदरसे पढ़ने आते हैं और उन्हें घर वालों से मिलने नहीं दिया जाता और फिर कहा जाता है उसका बच्चा भाग गया। हम पर यहाँ बड़ा जुल्म होता है जी, छोटी छोटी बात पर डंडों से मारा पीटा जाता है। यहाँ बाहर एक हौज़ बनाया है जिसके ठंडे पानी में हमें दिन में 5 बार ज़बरदस्ती खुले आसमान तले नहलाते हैं और वही पानी हमें पीने के लिए दिया जाता है। तो देखें नाज़रीन, आप लोगों से इल्तिजा है कि जब अपने किसी प्यारे को नशे से निजात या किसी बच्चे को दीन की तरबियत के लिए किसी इदारे में छोड़ें तो उस बात की यकीन दहानी कर लें वो इदारा रजिस्टर्ड है भी या नहीं। क्योंकि हमारे मुल्क में इस तरह के बहुत से इदारे हैं जहाँ आप अपने बच्चों को तालीम और तरबियत के लिए छोड़कर बेफिक्र तो हो जाते हैं, मगर असल में आप उनसे ज़िंदगी छीन कर उस तरह के जहन्नुम नमा कुबत हानों में छोड़ देते हैं। एंकर अभी कुछ कह रहा था मगर ड्रैगो ने सर झटककर दीवार पर लांघने और कदम अपनी बाइक की जानिब बढ़ाए। घड़ी पर वक्त देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। हेलमेट पहनकर बाइक स्टार्ट की और सुनसान सड़क पर डाल दी। ये केस ड्रैगो का नहीं था मगर उसे रिक्वेस्ट आई थी कि उन लोगों की मदद की जाए क्योंकि वो जितनी बार भी उस मदरसे पर गए हैं उन्हें रोक दिया गया और मदरसे वालों के साथ पुलिस के सपोर्ट होने की वजह से अंदर तक नहीं जा सके। इसलिए बच्चों के बारे में सोचकर ड्रैगो ने फ़ौरन हाँ कहकर और अब उन सबको अंजाम तक पहुंचाकर वो पुरसकून होता वहाँ से निकलता चला गया।